हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। हरिद्वार में शांति कुंज शताब्दी समारोह का शुभारंभ। शताब्दी समारोह 2026 का उद्घाटन किया गया। अखंड दीप शताब्दी वर्ष की शुरुआत की गई। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माता भगवती देवी को नमन किया। गुरुदेव की तपस्या और साधना के 100 साल पूरे हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के शताब्दी समारोह 2026 और अखंड दीप शताब्दी वर्ष का उद्घाटन गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है और यह गुरुदेव के जरिए की गई तपस्या और साधना के 100 साल भी पूरे होने का दिन है। देश और दुनिया भर से 40,000 से ज्यादा भक्त और गायत्री परिवार के सदस्य यहां आ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक रूप से खुद को फिर से गढ़ रहा है। एक समय गुलामी की मानसिकता में फंसा भारत अब अपनी सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत पर गर्व करता है। इतने कम समय में हासिल करता है वो देखो बैरागी जी अपने आप में उसका उदाहरण है कि श्रम की साधना करके समय को लगा करके आध्यात्मिक तंत्र जब जागता है, देश की संस्कृति जब जागती है और पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक भक्तगण गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपनाकर आगे बढ़ेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 80 से भी अधिक देशों के लोगों को बुलाया गया है और पूरा एक एक सत्र में जो है अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होंगे। देश दुनिया के बड़े बड़े प्रख्यात जो महानुभाव होंगे उनके द्वारा जो विमर्श यहाँ पर किया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा या जो बातें की जाएंगी वो निश्चित रूप से पूरे सनातन के लिए भी, पूरे हमारे भारत के लिए भी बहुत आने वाले समय में एक अमृत का काम करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे हमारे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को आज न केवल फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। जो भारत कभी गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है। जब मौनी अमावस्या के इस पवित्र दिन हम सब लोग यहाँ वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का काम किया है। और उसके साथ साथ में व्यक्ति को संस्कार में नहीं बना करके परिवार
और परिवार के माध्यम से समाज और समाज के माध्यम से राष्ट्र को संस्कारमयी बनाने का जो मार्ग उन्होंने सुनिश्चित किया था, आज उसका प्रभाव लाखों लाखों परिवारों तक पहुंचा है। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग का आरोप लगा है। जूनियर छात्र का सीनियर्स पर मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित छात्र ने कॉलेज प्रशासन से पूरे मामले को लेकर शिकायत की है। कहा गया है कि मुझे बेल्ट और चप्पलों से पीटा गया। पीड़ित छात्र ने ये आरोप लगाया है। घटना के बाद मानसिक रूप से पीड़ित छात्र टूटा। कॉलेज प्रशासन ने मामला एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया है। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज अब विवादों की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। ताजा मामला रैंकिंग से जुड़ा हुआ है, जहां बता दें आपको, इसमें एक जूनियर छात्र की सीनियर छात्र ने जमकर पिटाई की और इसके बाद से छात्र सदमे में है। शिकायत छात्र ने कॉलेज प्रशासन से की। बता दें आपको, छात्र ने अपने शिकायती पत्र में लिखा कि पहले उसे बाल कटवाने के लिए जबरन मजबूर किया गया और उसके बाद उसके साथ पिटाई की गई। घटना 12 जनवरी की बताई जा रही है। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने भी अब इसे पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कॉलेज प्रशासन ने मामले को एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिवंश, ये रैगिंग का मामला सामने आया है, यहाँ आरोप लगा है कुछ सीनियर्स पर, और उसके बाद अभी जो छात्र है, पीड़ित छात्र की क्या हालत है और पूरे मामले को लेकर इस मामले में क्या कुछ जानकारी और अपडेट? जी बिल्कुल, जैसे नरेंद्र जी, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज दून मेडिकल कॉलेज, जो ये मेडिकल कॉलेज की जो है बात आ रही है कि किसी आपसी रंजिश के कारण जो जूनियर छात्र है और सीनियर्स के बीच में आपसी रंजिश के चलते इनके बीच में मारपीट हुई। फिर जूनियर ने जो है रैगिंग कमेटी को उसकी पूरी जानकारी दी और वार्डन को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं पे प्रिंसिपल जैन का भी यही कहना है, मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनका भी साफ तौर से कहना है कि जो भी इसमें मुख्य तथ्य हैं सभी को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच की जाएगी। सीनियरों के जो बयान है वो भी दर्ज करा दिए गए हैं। अगर इसमें कोई भी मुख्य आरोपी पाया जाता है या कोई भी जो भी ये बात जो भी जूनियर के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर ये सच पाए जाते हैं तो कॉलेज से जो सीनियर्स हैं उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। और ये बहुत ही बड़ा सुरक्षा पर सवाल भी खड़ा होता है कि वार्डन्स के होते हुए और तमाम सारे स्टाफ के होते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब देखना ये होता है कि क्या कुछ कार्रवाई जो है इस पर होती है। जी हरिवंश, ये देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है और ऐसे में सीनियर्स का इस तरह से रैगिंग करना, और छात्र जो है वो बता रहा है कि बेल्ट और चप्पल से उसको पीटा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर अब तक कोई एक्शन? जी बिल्कुल, अभी पुख्ता इसमें ये बताया जा रहा है कि अभी पूरी जानकारी है, इसमें पूरी अभी श्योरिटी नहीं है कि क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि सिर्फ ना कि कॉलेज परिसर के अंदर बल्कि बाहर भी उनके साथ मारपिटाई हुई, बेल्ट और चप्पल के साथ साथ उनके बाल भी काटे गए। अभी सबके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। अब पुलिस भी इसमें एक्शन मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। और साफ तौर से जो दून मेडिकल कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनका भी साफ तौर से ये कहना है कि अगर इसमें कोई भी, क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव नजर आ रहा है, अब देखना इसमें ये होता है कि अब जो वहां पे जो बच्चा है उसके माता पिता भी वहां पर कॉलेज में पहुंच गए हैं और उनका भी साफ तौर से कहना है कि हमें इस चीज में इंसाफ चाहिए। और रैगिंग एक बहुत ही सेंसिटिव केस है। और पुष्कर सिंह धामी का भी साफ कहना है कि अगर प्रदेश में किसी भी कॉलेज में, क्योंकि रिसेंटली एक बहुत बड़ा मामला भी हुआ था, तो साफ तौर से कहना है कि रैगिंग से जुड़े मामलों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें मुख्य आरोपी होंगे उनको सस्पेंड किया जाएगा और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है हरिवंश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर में अवैध खनन माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। माइनिंग विभाग की टीम पर हमला हुआ है। खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला किया है। हमले में 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुंडा खेड़ा कलागांव में अवैध खनन माफिया के हौसले बुलंद है। जहां अवैध खनन परिवहन की सूचना पर पहुंची माइनिंग विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में
माइनिंग टीम के 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं माइनिंग अधिकारी के अनुसार मौके पर 10 से 12 की संख्या में मौजूद खनन माफियाओं ने टीम को घेरकर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला किया है और इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमले में 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल घायल कर्मचारियों का इलाज जारी है। वो आएगा 10-15 बंदे, डंडा लेके आ गया ऊपर एकदम, तो हमारे लड़के को सिर को मार दिए, पैर को मार दिए, बाकी आगे वहाँ से फाटक पास आगे वो गेट गिर गया। तो गेट नहीं गिरा है तो पहुँच जाता था मैं बाजार में, ओके गेट पड़ गया। वो पीछे से आगे गाड़ी पे आगे रख दिए, मोटरसाइकिल लेके आड़ा रख दिए, हम गेट निकाल के भाग गए। गाड़ी का शीशा भी वो फोड़ दिए। उसका मामला है, आगे गाड़ी लगाता है, कुछ कार्रवाई कर रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। थोड़ा गाड़ी तोड़ दिए, अपना लड़का को मार दिए, ज़्यादा जानबूझ के मारे सर। पुलिस वालों को भी हम जानकारी दे दिए, अभी उसको पकड़ने को गई है ट्रैफिक वाला भी, उसका गाड़ी भी सीज करवाना है। वो डेली यही काम है, 24 घंटा पहले भी एक चालान कर रहे थे हम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश राय जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं प्रवेश का। प्रवेश, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। माइनिंग विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर हमला किया गया है, जानलेवा हमला है। इस पूरी खबर को लेकर, इस मामले को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट? जी नैना, मैं आपको बता दूं कि कोई पहला मामला सामने नहीं है। लगातार इस तरीके से कोई ना कोई लगातार मामले सामने आते रहते हैं कि अवैध खनन माफिया जो है लगातार किसी न किसी के ऊपर हमला करते रहते हैं। तो बीते दिन ये जो मामला सामने आया लक्सर के क्षेत्र मुंडाखेड़ा गांव से सामने आया, जब माइनिंग विभाग को सूचना लगी कि वहां पे अवैध खनन हो रहा है, तो जब विभाग की टीम वहां पर गई तो उन लोगों ने उल्टा ही विभाग की टीमों पर हमलावर हो चुके। तो जो विभाग की टीमें थी वो कहीं ना कहीं लौट पड़ी। लौट पड़ने के बाद जब वो टीमें वापसी की ओर भागी तो बीच में एक फाटक पड़ता है। फाटक पे जब ट्रेन आने की वजह से वो फाटक बंद हो गया, लेकिन फाटक बंद होने के बाद जो खनन माफिया थे उन लोगों ने गाड़ी के आगे इन लोगों की गाड़ी लगाई और लगातार उन लोगों के साथ मारपीट करी। तो मारपीट में ये भी देखा गया कि 2 से 3 लोगों को जो घायल हुए उन लोगों के सिर पर भी चोटें आई हैं। देखना होगा कि इस प्रकार से कब तक जो अवैध खनन माफियाओं के इतने हौसले हैं कब तक बुलंद रहेंगे। आखिर ऐसा किन लोगों का संरक्षण है जो ये लगातार इस तरीके के मामले करते रहते हैं। और लगातार ये भी देखा जाता है कि हरिद्वार में अवैध खनन माफियाओं के द्वारा कहीं कभी डंपर से किसी की कुचलकर मौत हो जाती है, तो कभी ट्रैक्टर से किसी की कुचलकर मौत हो जाती है। लेकिन विभाग द्वारा एक जो कार्य प्रणाली पर विभाग के सवाल हमेशा खड़े होते रहे हैं और लगातार ये भी देखा जाता रहा है कि इस तरीके के हादसे होना कोई गैर जिम्मेदारी भी नजर आती है विभाग की, कि इस तरीके के हादसे अवैध खनन हो रहे हैं लगातार इस तरीके से। और ऐसा कोई लॉ क्यों नहीं, ऐसा कोई कानून क्यों नहीं जो इन लोगों के खिलाफ ऐसी कोई सख्त कार्रवाई हो सके जिस वजह से इन लोगों के जो लोग हैं उन लोगों को बचाया जा सके। तो अब ये भी देखना होगा कि जब इन लोगों के ऊपर बीते दिन में मुकदमा दर्ज हुआ है तो इन लोगों की गिरफ्तारी कब तक होगी, क्या होगा आगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरीके का मामला है काफी संगीन नजर आता है। हरिद्वार में कोई पहला मामला सामने नहीं। आपसे कुछ वर्षों पहले एक तहसीलदार जो थे वो भी मौके पर जब सूचना लगी थी वो भी गए थे, तो उनको खनन माफियाओं ने नीचे जमीन के नीचे जेसीबी से गाड़ दिया था। तो ये भी एक बड़ी अवैध उस रूप से जो है अवैध गतिविधि देखी जाती है कि एक तो अवैध खनन, ऊपर से ये भी आप कह सकते हैं कि एक तो ऊपर से सीना चोरी का मामला लगातार सामने आता रहा है। तो देखना होगा कि ऐसे लोगों पर विभाग कब तक कार्रवाई करेगा या ये लोग जो है कब तक ये लोग डरेंगे विभाग से या सहमेंगे। प्रवेश, देखिए खनन माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब वो विभाग के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर हमला कर रहे हैं। और आए दिन जैसे कि आपने भी बताया कि ऐसी घटनाएं सामने आती है, कभी डंपर से कुचल दिया जाता है तो कभी जानलेवा हमला कर दिया जाता है। आखिर इन बदमाशों को, खनन माफियाओं को आखिर संरक्षण कहां से मिल रहा है, कौन है इनके पीछे, और अब तक इन मामलों को लेकर क्यों नहीं कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है? जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जब ये अवैध रूप से ये लोग खनन करते हैं या अवैध रूप से ये करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि किसी नेता या किसी सफेद पोस्ट नेताओं के जो संरक्षण होते हैं ये भी देखे जाते हैं। लगातार इस तरीके के मामले भी सामने आते रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत गैर जिम्मेदारान उन नेताओं की भी गलती होगी कि जो ये ऐसे लोग होते हैं, लोगों का संरक्षण क्यों करते हैं। आखिर ये लोग इतनी गैर जिम्मेदारी पर क्यों
अगर ये लोग इस तरीके के कृत्य करते हैं तो इन लोगों के खिलाफ जब विभाग कार्रवाई करने पर उतरता है, एक तो ये भी समझ सकते हैं कि विभाग जो है वो भी कार्रवाई देरी से करने उतरता है, और जब करने उतरता है तो कहीं ना कहीं सफेदपोश नेताओं भी बचा कर ले जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इन लोगों पर किस तरीके का, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो प्रदेश के मुखिया, किस तरीके से शिकंजा कसेंगे, क्योंकि ये काफी मामला संगीन नजर आता है और लगातार इस तरीके के कृत्य हरिद्वार क्षेत्र में देखे जाते हैं। और लक्सर एक बहुमूल्य क्षेत्र, ये लोग देखिए प्रवेश, चाहे कोई नेता हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, अगर इस तरह से संरक्षण देगा तो खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होंगे और इनका मनोबल अब इतना बढ़ गया है कि अब ये विभागीय कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देते हैं तो कभी जानलेवा हमला करते हैं, और ऐसी तमाम घटनाएं रुकने वाली नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने की जरूरत है और इस पर तत्परता भी दिखाने की जरूरत है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के गांधी पार्क में NSUI का धरना प्रदर्शन जारी है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। मनरेगा के नाम बदलने के फैसले पर NSUI का ऐतराज। NSUI प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक सांकेतिक धरना जारी रहेगा। NSUI ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मनरेगा के नाम बदलने और योजना में बदलाव के विरोध में NSUI प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया है। और इस दौरान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि हाईकमान के निर्देश के अनुसार 12 जनवरी से 29 जनवरी तक उत्तराखंड कांग्रेस को सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यह प्रदर्शन ब्लॉक स्तर तक किया जाएगा। बीजेपी के जरिए मनरेगा के नाम बदलने और इस योजना को खत्म किए जाने पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और आने वाले समय में हाईकमान के निर्देश पर यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। आज NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो हम सब मिलके गांधी जी की प्रतिमा में गांधी पार्क में शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। AICC द्वारा एक कार्यक्रम जारी किया गया है। AICC द्वारा एक कार्यक्रम जारी किया गया है जिसमें पूरे देश में 13 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक एक सांकेतिक धरना आयोजित करना है। तो हम सांकेतिक धरना हम गांधी पार्क में दे रहे हैं और हमारी मांग है जो मनरेगा है उसको वापस मनरेगा के नाम से ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया। उसमें बदलाव छोटे मोटे बदलाव, जैसे 100 दिन को 125 दिन कर दिया सरकार द्वारा, मगर सरकार को ये भी देखना होगा कि जो 100 दिन का पहले मनरेगा का रोजगार था वो सरकार सिर्फ 60 से 70 दिन लोगों को दे पा रही थी, उसका भी भुगतान नहीं कर पा रही थी। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि विधायक अरविंद पांडे और उनके भाइयों पर एक के बाद एक जमीन पर अवैध कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लग रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बाजपुर से सामने आया है। यहां के निवासी बीजेपी नेता संजय बंसल ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनके भाइयों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर कब्जा करने और विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए बाजपुर कोतवाल नरेश चौहान को तहरीर दी है। और इस दौरान संजय बंसल ने बताया कि विधायक और उनके भाइयों और कुछ रिश्तेदारों के जरिए उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसका विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि जब केलाखेड़ा निवासी एक महिला ने विधायक अरविंद पांडे और उनके भाइयों के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे देखकर उनमें भी हिम्मत आई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही प्रशासन ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और आमरण अनशन भी करने को तैयार है। वहीं एसडीएम अमृता शर्मा ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसील चकबंदी और पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मेरी ज़मीन जो है मुड़िया पिस्तौर में स्थित है। पिछले कुछ साल पहले जो है जयप्रकाश तिवारी जो अरविंद पांडे के रिश्तेदार हैं, इनके द्वारा जो है मुझसे एक बातचीत की गई कि हाँ भाई ये ज़मीन की मैं देखभाल भी करता रहूँगा और मैं कुछ काम करता रहूँगा। तो इन्होंने मुझसे वो ये कह के ये मतलब करीब 2-2.5 बीघा ज़मीन जो है मुझसे ये ले ली इन्होंने। उसके बाद मैं इनको लगातार इस ज़मीन को खाली करने के लिए बोलता रहा कि भाई अब क्या कहते हैं भाई तुमने तो देखभाल के लिए और उसके लिए ली थी, छोटा मोटा कारोबार करने के लिए।
ये संजय कुमार बंसल जी का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो मुंडिया पिस्तौर में ज़मीन से संबंधित है। उनके द्वारा ये बताया गया है, इसमें प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया है कि माननीय विधायक गदरपुर जो हैं उनके भाइयों के द्वारा मिली भगत करके और उनके रिश्तेदारों के द्वारा मिली भगत करके उनकी ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर लिया गया है और मौके पे कब्जा कर लिया गया है। तो इसमें चकबंदी से संबंधित ये मैटर है। तत्काल चकबंदी अधिकारी और तहसीलदार की संयुक्त कमेटी का गठित की जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि उनको डराया धमकाया गया है, धमकी दी गई है। तो पुलिस विभाग को भी तत्काल ही प्रकरण को प्रेषित किया जा रहा है कि खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के लोहाघाट के कोली ढेक में झील परिसर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जन समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कई विभागों के लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी के साथ बाल विकास विभाग के आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी कैबिनेट मंत्री ने हिस्सा लिया और नौनिहालों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए केक खिलाया। कार्यक्रम में अपनी अपनी समस्याएं लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों ने कई मांगे उठाई, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कार्यक्रम में मौजूद सभी विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों से इन समस्याओं पर जवाब तलब किया और मौके पर ही उनके समाधान के निर्देश दिए। बता दें कि शिविर में कुल 72 समस्याओं का समाधान किया गया। अन्य जो हमारे बीच में फरियादी आए हैं, सबका बर्थडे आज। जन जन की सरकार जन जन के द्वार स्वागत भी कर देंगे। महेंद्र करता है। मैं परसों देख रहा था आप 16 पहुंच गए और कार्रवाई कर ली। हाँ लोहाघाट के छमनिया चौड़ में पिछले 12 सालों से अधूरे पड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम के अधूरे काम के पूरे होने की उम्मीदें जगी हैं। बता दें कि पिछले 12 सालों में स्पोर्ट्स स्टेडियम की सुरक्षा दीवारों और दर्शक गैलरी का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक और कई काम पूरे हो चुके हैं, पर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य पूरा न होने से स्टेडियम के भवन को खतरा बना हुआ है। और अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान लोहाघाट पहुंची प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेलो इंडिया के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उनके साथ स्टेडियम में दौड़ भी लगाई। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि कार्यदायी संस्था की लापरवाही से स्टेडियम का काम अधूरा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा पहले ही कार्यदायी संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और अब दूसरी संस्था स्टेडियम की सुरक्षा दीवार और दर्शक गैलरी का निर्माण कार्य करेगी। और उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को एस्टीमेट बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज के अधीन हो चुका है। पूर्व में जिस किसी कार्यदायी संस्था के द्वारा जो भी कार्य आधा अधूरा छोड़ा गया है, जो कार्य उसमें कुछ तकनीकी चीज़ों के कारण से विलम्ब हुआ है, मैं समझती हूँ कि उसका संज्ञान ले लिया गया है और निश्चित रूप से अब जो वर्तमान में जो कार्यदायी संस्था है उसको आज हमने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि जो हमारा बिल्डिंग बनी है उसके लगती हुई जो दीवार है जिसमें लगातार भू कटाव हो रहा है, तो कहीं बिल्डिंग को क्षति न हो, उसके लिए रिटर्निंग वॉल के लिए आप एस्टिमेट बनाएं ताकि जो है भवन भी सुरक्षित रहे और रिटर्निंग वॉल से जो है हमारा जो मैदान है, ग्राउंड है, वो भी सुरक्षित रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और सितारगंज में आईटीबीपी जवान त्रिलोकी कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान आईटीबीपी के उच्च अधिकारियों ने पहुंचकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। देवभूमि के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।